वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कंक्रीट से कुछ ऐसे सवाल जो आपके आने वाले एई या जेई एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर वॉइड्स फ्रॉम फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट इज नोन एज। कंक्रीट में से एयर वॉइड्स को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शंस हैं क्यूरिंग, कॉम्पैक्शन, ग्राउटिंग और हार्डनिंग। तो अगर हम इसमें देखें तो क्यूरिंग हमारा क्या होता है? क्यूरिंग हम लोग करते हैं टू एक्टिवली प्रमोट द हाइड्रेशन प्रोसेस। मतलब आपकी जो हाइड्रेशन हो रही होती है उसको कैसे कंट्रोल और कंट्रोल वे में कराना है ताकि क्रैक्स ना डेवलप हो, उसे हम लोग कहते हैं क्यूरिंग। इसके लिए जनरली आप 28 डिग्री टेम्परेचर पे आप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और 90% ह्यूमिडिटी आप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्यूरिंग अच्छी तरह करने से हमारी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ एनट्रैप्ड एयर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ फ्रेश कंक्रीट। जो फ्रेश कंक्रीट है उसके वॉइड से हम लोग एयर रिमूव करते हैं। इससे क्या होता है? इससे भी हमारी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद आता है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग किसके लिए यूज होती है? ये गैप्स और क्रैक्स फिलअप करने के लिए हम लोग ग्राउटिंग का यूज करते हैं। इसमें आप देखेंगे ग्राउट किससे बना हुआ होता है? ग्राउट में जनरली सीमेंट, सैंड, वाटर एंड इपॉक्सी एडहेसिव होता है। इसमें कोर्स एग्रीगेट नहीं होता है क्योंकि इसको बहुत हाईली वर्केबल कंक्रीट हमें चाहिए होता है गैप्स में डालने के लिए। इसका भी यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? क्रैक्स पोर्शन को मेंटेनेंस के लिए। हार्डनिंग क्या होता है? हार्डनिंग जो है वो प्रोसेस होता है गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेंथ गेन करता है उसे हम लोग का हार्डनिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एयर वॉइड। तो एयर वॉइड रिमूवल का मतलब होता है कि कॉम्पैक्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रीप इन कंक्रीट इज कॉज ड्यू टू। ऑप्शन दे रखे हैं, श्रिंकेज, सस्टेन्ड लोड, रैपिड हाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग। क्रीप का मतलब होता है कि डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन अंडर अप्लाइड लोड। कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन अंडर अप्लाइड लोड को हम लोग कहते हैं क्रीप। इसका ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो ये है कि विद इंक्रीज इन द स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेसेस। स्ट्रेस मतलब लोड, अंडर अप्लाइड लोड। इसको हम लोग टाइम यील्ड भी कहते हैं। एक क्रीप कोफिशिएंट का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। इसकी ये वैल्यूज, क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एज ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए कंक्रीटिंग करे हुए आपको अगर 7 दिन हो गए हैं तो आपका क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? 2.2। अगर 28 डेज हो गए कंक्रीटिंग करे हुए तो उसका क्रीप कोफिशिएंट होता है 1.6। अगर आपका 1 साल हो गया है कंक्रीटिंग करे हुए तो अगर एक कंक्रीटिंग करने के 1 साल के बाद आपने उसके ऊपर लोडिंग करी है तो होता है 1.1। ये क्या दे रखा है? कितने टाइम के बाद आपने उस पर लोडिंग करी है। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि क्रीप इन कंक्रीट इज कॉज ड्यू टू, तो जैसे हमने देखा कि क्रीप किसकी वजह से होता है? सस्टेन्ड लोड्स की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सस्टेन्ड लोड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट इज बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट? राउंडेड एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो अब हम देखेंगे कि शेप ऑफ एग्रीगेट जो है वो स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। जितना आपका राउंडेड एग्रीगेट होता है उतना उसका सरफेस एरिया कम होता है राउंडेड का। तो सरफेस एरिया कम होगा, कम सीमेंट पेस्ट का यूज़ होगा उसको कवरिंग के लिए, तो वर्केबिलिटी अच्छी होती है इस केस में। जबकि स्ट्रेंथ इस केस में, क्योंकि इंटरलॉकिंग नहीं होती राउंडेड में, तो इसकी स्ट्रेंथ पुअर हो जाती है। एंगुलर, अगर एंगुलर शेप है एग्रीगेट का तो एंगुलर में क्या होता है कि आपका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इंडेंटेशंस होते हैं उसमें, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से इसकी पुअर वर्केबिलिटी होती है। लेकिन क्योंकि इसमें इंडेंटेशन होते हैं तो इंटरलॉकिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। फ्लेकी एंड इलोंगेटेड में क्या होता है कि आपकी जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है फ्लेकी एंड इलोंगेटेड का, तो इसकी वजह से पुअर वर्केबिलिटी होती है। और जो थिकनेस है उनकी वो भी इतनी कम होती है कि स्ट्रेंथ भी पुअर हो जाती है। तो जो हम लोग से पूछा गया है कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए तो हमें कैसे चाहिए होंगे? एंगुलर एग्रीगेट चाहिए होंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, एंगुलर एग्रीगेट्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा,
विच एडमिक्सचर इज यूज टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट? ऑप्शन है रिटार्डर्स, एक्सेलरेटर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। तो वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए विदाउट रिड्यूसिंग वाटर एजेंट कौन सा हम लोग वाटर कंटेंट कौन सा हम लोग एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे जैसे कि कौन सा एडमिक्सचर किस प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। अच्छा, एडमिक्सचर क्या होते हैं? एडमिक्सचर आर एडेड टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। जैसे आप सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट्स का यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ आप डालते हैं उसे हम लोग एडमिक्सचर कहते हैं, और वो हम लोग इसलिए डालते हैं कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई करवानी होती हैं। अच्छा, इसमें जैसे हमारा पहला है प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर, ये दोनों वर्केबिलिटी को एनहेंस करते हैं उसकी, या रिड्यूस करते हैं, आप जिस तरह से यूज़ करना चाहें। उसके बाद आता है रिटार्डर्स। रिटार्डर्स का टाइम होता है सेटिंग टाइम को रिड्यूस करना, इसके थोड़ा स्लो सेट करवाना। एक्सेलरेटर का काम होता है सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करना। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स होते हैं। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर का यूज़ होता है कि रेजिस्टेंस फॉर फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल हैं, जैसे लिग्नो सल्फेट हो गया, पॉलीग्लाइकोस्टर कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऐसे ये सब एग्जांपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द एडमिक्सचर इज यूज टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, सुपर प्लास्टिसाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट्स फॉर 10 mm एग्रीगेट एज पर IS 456। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये क्या है। जनरली क्या होता है, जो भी IS 456 के टेबल 5 में एक मिनिमम कंटेंट की वो दे रखी है। ये है टेबल 5 ऑफ IS 456, इसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट की लिस्ट दे रखी है। तो डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए हम कितना मिनिमम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं ये दे रखा है। पर ये जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट दे रखा है, ये दे रखा है फॉर 20 mm एग्रीगेट के लिए। इसी के बाद एक IS कोड में एक टेबल 6 है जो कि क्या कहता है कि इसमें अगर आप इससे छोटे या बड़े साइज का एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं 20 mm से, तो आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट में कितनी एडजस्टमेंट करनी है। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अगर आप 10 mm का एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो आपको जितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट दे रखा है उसमें सब में 40 kg ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप 40 mm का यूज़ करते हो तो जितना भी मिनिमम सीमेंट कंटेंट दे रखा है उसमें से 30 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वो है और ये जितना फाइनर आपका एग्रीगेट यूज होता है उतना ज़्यादा सीमेंट कंटेंट की हमें ज़रूरत होती है। तो हमसे पूछा गया है एडजस्टमेंट 10 mm एग्रीगेट के लिए कितना करना पड़ेगा, तो हमें प्लस 40 kg करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस सी 40 kg। क्वेश्चन 6 है श्रिंकेज इन कॉन्क्रीट अकर्स ड्यू टू। कॉन्क्रीट में श्रिंकेज किस वजह से होती है? ऑप्शन है हमारे वाइब्रेशन की वजह से, इवेपोरेशन ऑफ वाटर की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से, या फ्रीजिंग एंड थॉ साइकिल की वजह से। देखिए, तो श्रिंकेज क्या होती है, जैसे आपने क्रीप देखा था, वो सस्टेन्ड लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन है उसे हम लोग कहते हैं क्रीप। श्रिंकेज क्या होता है, विदाउट लोडिंग की वजह से जो डिफॉर्मेशन आती है या कॉन्ट्रैक्शन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रिंकेज। ये किसकी वजह से होता है? जनरली लॉस ऑफ वाटर की वजह से होता है। जो आपके वॉइड्स में वाटर हैं या सरफेस पे वाटर है उसके लॉस की वजह से श्रिंकेज जो आती है, जो उसका इवेपोरेशन हो जाता है, तो वो जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं वहाँ एडजस्टमेंट की वजह से श्रिंकेज आपका आता है। दो तरह की श्रिंकेज होती है, एक होती है प्लास्टिक श्रिंकेज जिसको हम जो क्या होती है लॉस ऑफ सरफेस वाटर की वजह से जब होती है, जब सरफेस वाटर की वजह से होती है वो कहलाती है प्लास्टिक श्रिंकेज। और ड्राइंग श्रिंकेज कैसे कहते हैं, लॉस ड्यू टू कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर की वजह से जो श्रिंकेज होती है उसे हम लोग ड्राइंग श्रिंकेज कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था श्रिंकेज किस वजह से होती है, तो श्रिंकेज जो होती है इवेपोरेशन ऑफ वाटर की वजह से होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ कॉन्क्रीट हैज़ अ वेरी हाई वर्केबिलिटी एंड कैन फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। इसमें ऑप्शन है, ए है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, से फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट, एयर एंट्रेट कंक्रीट। तो कई जगह जो है हमें ऐसा कंक्रीट चाहिए होता है जहाँ पे हमारा वाइब्रेटर नहीं जा पाता है, जिससे कि कॉम्पैक्शन हमें इस तरह से करवाना है कि कंक्रीट के खुद के वेट की वजह से कॉम्पैक्शन हो जाए। तो हम
इसमें जो हम लोग कंक्रीट यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है, ये हाईली फ्लोएबल कंक्रीट होता है, नॉन सेग्रीगेटिंग। जनरली क्या होता है, आप फ्लोएबल बनाने के लिए आप ज़्यादा सैंड डाल देते हैं या फिर ज़्यादा वाटर डाल देते हैं, तो उससे सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होनी। तो हमें कंक्रीट बनाना है जो कि फ्लोएबल भी हो पर सेग्रीगेट भी ना करे, दैट कैन फिल द फॉर्म वर्क अंडर इट्स ओन वेट, उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ये जनरली कहाँ है, जैसे आजकल हाई राइज बिल्डिंग बन रही है तो उनके जो कॉलम्स हैं या उनके जो पाइल्स वर्क्स हैं उसमें हम लोग ये जो है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज़ करते हैं। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लाई ऐश इन कंक्रीट। कंक्रीट में फ्लाई ऐश का यूज़ करने का क्या एडवांटेज है। तो फ्लाई ऐश क्या होता है, फ्लाई ऐश जो है रेसिड्यू फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल, जो है जो कोल प्लांट में उनके में जो कोल के कंबशन के बाद जो रेसिड्यूज बचते हैं उसे हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं। ये एक तरह से पोजोलोनिक एडमिक्सचर ही होता है। इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो फ्लाई ऐश आप जब ओपीसी में डालते हैं तो उसकी वजह से जो होता है लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, लोअर, और ये इसलिए डालते हैं क्योंकि लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से जो क्रैक डेवलपमेंट होते हैं वो भी कम होते हैं। लो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ये अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन भी इसमें थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, तो इससे ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि फ्लाई ऐश जो है ईजिली रेसिड्यू है फ्रॉम कोल प्लांट्स, तो ईजिली अवेलेबल भी होता है और बहुत कम कॉस्ट पे मिल जाता है, तो इसलिए हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो अगर अब ये देखते हैं कि फ्लाई ऐश की वजह से प्रॉपर्टीज़ कैसे वो हैम्पर होती हैं, तो पहला है परमिएबिलिटी क्योंकि बहुत फाइन होता है तो इसकी वजह से परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाती है कंक्रीट की। सेटिंग टाइम, क्योंकि फ्लाई ऐश की अपनी कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है तो इसलिए जनरली सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देता है, बाइंडिंग नहीं हो पाती है इसलिए सेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। फिर है वर्केबिलिटी, क्योंकि आपका जितना फाइनर पार्टिकल आपका इंट्रोड्यूस होता जाएगा उतना ज़्यादा वर्केबिलिटी आपकी कम होती चली जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस द वर्केबिलिटी। फिर आपका आता है स्ट्रेंथ में क्या होता है, इनिशियल बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो नहीं डेवलप होती है, इसलिए अर्ली डेज की स्ट्रेंथ जो है वो तो कम होती है, पर 28 डेज में जाके इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट उसके ओपीसी के बराबर हो जाती है। तो जो हमारे क्वेश्चंस में ऑप्शन था कि इंक्रीज परमिएबिलिटी, नहीं, डिक्रीज करता है परमिएबिलिटी। इंक्रीज सेटिंग टाइम, यस, ऑप्शन ये सही आंसर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज सेटिंग टाइम। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज रिकमेंडेड फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन एज पर IS 456। IS 456 में जनरली आपकी 5 एक्सपोजर कंडीशन दी है, आपको टेबल 5 में मिल जाएगी। एक होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ये टेबल 5 आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर RCC केस में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर सीवियर कंडीशन जो है वो हमारा कितना आ रहा है, 320, और इसके लिए मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना आ रहा है, M30। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेरी सीवियर का पूछ लिया या एक्सट्रीम का पूछ लिया, तो ये आपको टेबल अच्छे से याद रखनी है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो हमारे क्वेश्चन पूछा गया सीवियर कंडीशन में, तो M30 हमारा ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा M30। 10th क्वेश्चन है, कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ लो वर्केबिलिटी कंक्रीट इज। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, जब वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट के लिए हम लोग कॉम्पैक्शन फैक्टर करते हैं, स्लम टेस्ट भी हम लोग उसके लिए करते हैं, VB टेस्ट भी हम लोग उसके लिए करते हैं, वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। कॉम्पैक्शन फैक्टर का जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए क्या है। अगर वेरी लो वर्केबल कंक्रीट है तो जनरली 4.7 से 0.8 के बीच में। अच्छा, कभी कभार इनका कंपैरिजन भी पूछा जाता है स्लम के साथ, तो वेरी लो में स्लम की वैल्यू कितनी रहती है, 0 से 25। लो में कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू रहती है 0.8 से 0.85, मीडियम में 0.85 से 0.95,
हाई में 0.95 से 1। तो जितना ज़्यादा आपकी वर्केबिलिटी बढ़ती जाएगी कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ता जाएगा और ऐसे ही स्लम्प भी बढ़ता जाएगा। ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं स्लम्प की यूनिट क्या होती है, mm में होती है, कॉम्पैक्शन फैक्टर यूनिट लेस होता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है लो वर्केबिलिटी के लिए। लो वर्केबिलिटी में आपका 0.8 से 0.85 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.85। तो आंसर हो जाएगा ए 0.85।